नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको पता है, हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं। आदिकाल, नामकरण, काल विभाजन, इससे संबंधित प्रश्न है वो हमने पहले पढ़ लिए हैं। पूर्व एग्जाम के प्रश्न हमने पहले पढ़ लिए। अब उसके बाद में हमने शुरू किया था हिंदी साहित्य का विस्तृत विवेचन, और विस्तृत विवेचन के अंदर हमने इतिहास लेखन की परंपरा है वो हमने देख ली थी। वो हमने उसके दो भाग करके हमने पढ़ लिया था। अब हम तीसरा जो ये वीडियो में डाल रहा हूँ उसके अंदर काल विभाजन और नामकरण से संबंधित ये वीडियो है। तो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण। आरंभ है हिंदी साहित्य का आरंभ। आरंभ का तात्पर्य, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने आरंभ है उसको 993 ईस्वी से माना, यानी कि 1050 विक्रम है। तो ये काल विभाजन के अंदर कुछ का तो हम काल विभाजन के साथ में ही पढ़ लेंगे कि भाई किसने कहा, कब से है उसका काल विभाजन है वो किया था, और उसके अनुसार उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ है वो कब से माना था। और कुछ जो बच जाएंगे उसकी हम एक लिस्ट है वो और बना लेंगे, जिसके अंदर सभी का, जैसे राहुल सानकरतायन ने कब से माना है, राम कुमार वर्मा ने कब से माना, इन सभी की लिस्ट है एक और हम बना लेंगे अंत के अंदर। इस प्रकार से हिंदी साहित्य इतिहास जो हमारे सिलेबस के अंदर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के सिलेबस के अंदर दे रखा है, उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के सिलेबस के अंदर एक भाग है वो पूरा हो जाएगा। इसमें हिंदी साहित्य इतिहास के 5 भाग दे रखे हैं। पहला इतिहास लेखन परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन, नामकरण, ये दे रखा। दूसरा आदिकाल, तीसरा भक्तिकाल, चौथा रीतिकाल और पांचवा है आधुनिक काल। तो उसके अनुसार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए समय ज़्यादा खराब न करते हुए हम आज है वो काल विभाजन है उसके ऊपर विचार करते हैं कि किन विद्वानों ने कब कब से काल विभाजन माना है। इस वीडियो को, ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम 2 वीडियो के अंदर अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस कारण से 2 वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन के सबसे पहले तो हमें आधार देखने हैं कि काल विभाजन के कौन कौन से आधार हैं। तो काल विभाजन के आधार से संबंधित वैसे ये कोई ज़्यादा खास मोस्ट प्रश्न नहीं है, लेकिन इससे संबंधित एक प्रश्न पहले आया है, निम्नलिखित में से प्रवृत्ति के आधार के ऊपर काल विभाजन का कौन सा नामकरण नहीं किया गया है। तो ऐसा प्रश्न एक आध दे सकते हैं, इस कारण से मैंने इसको शामिल किया है। जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं। पहला, इसमें ऐतिहासिक आधार पर जैसे आदिकाल है, मध्यकाल है, समय के आधार के ऊपर इतिहास के अंदर ये नामकरण है वो किए जाते हैं। दूसरा, इसी को हम विकासवादिता, यानी कि विकास जैसे जैसे मनुष्य जाति का बढ़ता जाता है उसके अनुसार से, या भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, तो उसके अनुसार से हम इसको आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल के अंदर बांट सकते हैं। शासन या शासनकाल के आधार पर एलिजाबेथ युग है, विक्टोरिया युग है, मराठा युग है, इसके अनुसार से हम इसको बांट सकते हैं। इसके बाद में है प्रवृत्ति के आधार पर, ये खास करके ध्यान में रखना है। प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल है, छायावाद काल है, संत काव्य है, सूफी काव्य है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, यानी कि कोई न कोई यहाँ पर एक प्रवृत्ति विशेष के कारण से इनका ये नामकरण है वो किया गया था। जैसे रीतिकाल के अंदर रीति की परंपरा थी, रीति की प्रवृत्ति थी, तो उसके आधार पर इस काल का नामकरण रीतिकाल है वो किया गया। इस प्रकार से ये नामकरण है वो किए गए। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है बात है, ये साधारण सी है, लेकिन हमें पढ़ना इसको भी साथ साथ में। इसके बाद में है साहित्यिक नेता या कृता के आधार पर। साहित्यिक नेता जैसे भारतेंदु युग, आधुनिक काल के अंदर हम देखते हैं कि पहला ही जो हमारा काल विभाजन किया गया उसमें भारतेंदु युग उसको नाम दिया गया। तो भारतेंदु की उस समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता थी, इस कारण से भारतेंदु युग है। द्विवेदी युग के अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी की लोकप्रियता थी, उसके कारण से अब एक 2018 के अंदर शायद एग्जाम के अंदर ये प्रश्न भी आया था कि द्विवेदी युग का नामकरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। काफ़ी लोगों ने है वो प्रश्न गलत कर दिया था, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने द्विवेदी देखा हजारी प्रसाद है या महावीर प्रसाद है वो नहीं देखा कईयों ने, तो इस कारण से वो प्रश्न गलत हो गया। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से वो नामकरण है वो किया गया था। प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम से, जैसे प्रेमचंद युग है प्रेमचंद के नाम से, तो ये नामकरण है वो साहित्यिक नेता या कृता के आधार पर किए गए। इसके बाद में है लोकनायक के आधार पर गांधी युग है, चैतन्य युग है। इसके बाद में है राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं या आंदोलन के आधार पर, जैसे आधुनिक काल का भारतेंदु काल है उसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। दूसरा जैसे द्विवेदी युग उसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं।
युद्धोत्तर काल है, स्वातंत्र्योत्तर काल है, ये नामकरण है वो और भी किए गए। तो ये 5-6 आधार हैं जिनके आधार के ऊपर नामकरण है वो किया गया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं नामकरण। नामकरण है, 2 विद्वानों ने तो नामकरण किया ही नहीं, काल विभाजन किया ही नहीं। और वो 2 विद्वान कौन कौन से हैं? गार्सादेह तोसी और शेषे सेंगर। यानी कि खास करके आपको याद देखना है, हमेशा पेपर सेट है इसके अंदर नामकरण वाले ऑप्शन के अंदर गार्सादेह तोसी या शिवसिंह सेंगर का बीच में नाम कहीं न कहीं फंसाएगा। और हम देखते हैं कि गार्सादेह तोसी ने इतिहास ग्रंथ लिखा है तो उन्होंने भी नामकरण किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गार्सादेह तोसी और शिवसिंह सेंगर ने काल विभाजन ही नहीं किया। काल विभाजन नहीं किया तो इन्होंने, इसका मतलब है उन्होंने नामकरण है वो भी नहीं किया था। तो 2 विद्वानों ने तो नामकरण किया ही नहीं, काल विभाजन किया ही नहीं। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम आता है गिरियर्सन का। गिरियर्सन ने काल विभाजन है शुरू किया, तो यहाँ से काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया, ऊपर वालों के लिए गए। गिरियर्सन आता है। गिरियर्सन जो है वो पहला विद्वान है जिसने हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया था। तो एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण करने वाले विद्वान कौन है? तो वो विद्वान कौन हो जाएंगे? गिरियर्सन हो जाएंगे। गिरियर्सन का काल विभाजन और नामकरण ही हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम काल विभाजन और नामकरण माना जाता है, जो निम्नानुसार 12 भागों में, अब कई जगहों पर 11 भाग दे रखे हैं कि बुक्स के अंदर, और कई जगहों पर उन्होंने 12 भाग भी दे रखे हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, 11 भाग और 12 भाग, क्योंकि अंतिम जो भाग है 12वां भाग वो अज्ञात कवियों के नाम से इन्होंने लिखा था। तो इस कारण से कई विद्वान इसको 12 भाग मानते हैं और कई इसको 11 मानते हैं। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब इसके अंदर 12 भाग कौन कौन से हैं इसके, तो ये हमें याद करने हैं। जैसे पहला, खास करके पहला तो याद करना ही करना है, चारण काल, क्योंकि आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में ये ऑप्शन बहुत बार आता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से चारण काल नाम किस विद्वान ने हिंदी साहित्य इतिहास का दिया था। तो चारण काल के अंदर कन्फ्यूजन कहाँ होता है? हम रामकुमार वर्मा के अंदर, रामकुमार वर्मा और दूसरा है वो गिरियर्सन के अंदर होते हैं, क्योंकि दोनों के नाम के अंदर ही चारण काल आता है। लेकिन रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में बांटा, एक संधि काल और दूसरा भाग है चारण काल। आदिकाल का भाग 1000 ईस्वी तक का भाग है, उसको 2 भागों में बांटा, तो उसके नाम को हम संधि चारण काल कहते हैं। और गिरियर्सन ने जो नामकरण किया था वो क्या किया था? चारण काल है उसके नाम से किया था। इस कारण से ये कन्फ्यूजन है वो खास करके ध्यान में रखना है। फिर है तो ये आदिकाल का समय काल हो गया 1300 ईस्वी तक, क्योंकि सभी विद्वानों ने 1300 के लगभग माना है। फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, देखिए यहाँ पर 14वीं शताब्दी ही गायब है, क्योंकि 1300 तक तो ये आ गया, चारण काल वाला भाग आ गया, और उसके बाद में सीधा 15वीं शताब्दी से दे दिया, तो ये बीच के 100 वर्ष से ये खा गए। तो इस कारण से इनका काल विभाजन है वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं, लेकिन प्रथम काल विभाजन है, इस कारण से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दूसरा आ गया 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, उसके बाद में जायसी की प्रेम कविता, उसके बाद में ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, उसके बाद में मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल। अब देखिए यहाँ पर रीतिकाल प्रवृत्ति के आधार पर दे दिया, कहीं पर उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर दे दिया, कहीं पर स्थान विशेष के नाम पर दे दिया, यहाँ पर जायसी के आधार पर दे दिया। तो यानी कि कहने का तात्पर्य कहीं प्रवृत्ति पर, कहीं राजा, आगे राजा के नाम पर, उनके नाम पर भी आएगा इनका काल विभाजन। इसके बाद में है रीतिकाल, फिर आ गया तुलसीदास के बाद में रीतिकाल आ गया। तुलसी के प्रवर्ती अन्य कवि, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान, महारानी के शासनकाल में हिंदुस्तान, और 12वां आ गया विविध या अज्ञात कवि के नाम से। देखिए इसमें कोई विशेष चीज़ें नहीं है, बात सीधी सीधी सी है कि आपको रटनी है और इसको बार बार लिखिए या अपनी ट्रिक से कहीं से भी कैसे भी करके वो याद कीजिए। इसके बाद में ये तो हो गया गिरियर्सन का काल विभाजन, और इसमें कुछ कमियां हैं वो भी नीचे दे रखी हैं। कमियां क्या क्या हैं इसके अंदर? गिरियर्सन के काल विभाजन को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें कालक्रम की निरंतरता व सुस्पष्टता का आधार है। एक तो कालक्रम की निरंतरता नहीं है, 14वीं सदी गायब है। इसके अलावा भी उन्होंने जो नामकरण किया उससे एक निरंतरता का आभास है वो हमें नहीं हो पा रहा है, पूरी 14वीं शताब्दी गायब है। इसके बाद में आगे है अपभ्रंश साहित्य को उन्होंने स्थान दिया, क्योंकि चारणकाल नाम दिया तो चारणकाल के अंदर अपभ्रंश साहित्य चारणों के द्वारा जो लिखा गया था उसको स्थान दिया उन्होंने। इनके काल विभाजन में सीमित प्रवृत्तियों का ही ज्ञान होता है, यानी कि कहीं कहीं जगहों पर जैसे रीतिकाल नाम दिया तो वहाँ पर कुछ प्रवृत्तियों का उल्लेख उन्होंने किया, तो कहीं कहीं पर इनका जो है वो उल्लेख वो कर पाए थे।
इसके बाद में है ये काल विभाजन न होकर साहित्य इतिहास के भिन्न भिन्न नाम है। साहित्य इतिहास के अलग अलग नाम हम इसको कह सकते हैं, इसको विभाजन नहीं कह सकते, कहने का तात्पर्य है। फिर भी ये प्रथम काल विभाजन होने के कारण से इसका ऐतिहासिक महत्व है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब इसके बाद में है आगे हम मिस्र बंधुओं का काल विभाजन, ये हमारे लिए मुख्य है। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन है वो हमारे लिए खास है, इसको हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन 5 भाग और 8 खंड है उन्होंने किए। ग्रंथ है इनके वो भी आपको याद रखने हैं कि किसने किस ग्रंथ के अंदर ये काल विभाजन है वो किया था। तो 5 खंड और 5 भाग और 8 खंड है इनका काल विभाजन के अंदर मिलते हैं हमें। पहला है आरंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल। ये इस प्रकार से इन्होंने शुरू के जो 3 भाग हैं, शुरू के 3 भाग हैं उसके तो कितने कितने खंड किए हैं, हर के 2-2 खंड किए हैं, 2-2 खंड उन्होंने शुरू के किए हैं। इस प्रकार से 6 हो जाते हैं, 6 इसके खंड हो जाते हैं और 2 अंतिम खंड हैं वो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 और 2 8 खंड हो जाते हैं। तो ये इन्होंने काल विभाजन के अंदर किया था। अब पहला है आरंभिक काल। तो आरंभिक काल है 700 विक्रम से 1444 विक्रम संवत। ये ध्यान में रखना है हमें खास करके, ये विक्रम संवत है। अगर ईस्वी सन पूछा जाए तो 700 में से आप कितना निकाल लेंगे, 57 वर्ष निकाल लेंगे तो 643 आ जाएगा। और ये ईस्वी वाला भाग है, ये भी खास करके आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर सेटर है वो ज़्यादातर ईस्वी सन में पूछता है। 643 है, 693 है, 993 है। तो ये इस प्रकार की जो हैं वो प्रश्न काफ़ी बार हैं वो पूछे जाते हैं। तो इनको खास करके ईस्वी सन को भी हमें साथ साथ में याद करते चलना है। और ये शुरू वाला 643 ईस्वी है वो ज़्यादा खास करके याद रखना है। ये जो डेट है वो आपको याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है विशेष, क्योंकि इससे संबंधित ये काल विभाजन की डेट है वो कभी, जो सन है वो कभी नहीं पूछी जाती। लेकिन ये विक्रम संवत में किया है, ये खास ध्यान में रखना। और आदिकाल का आरंभ उन्होंने है वो 700 विक्रम या 643 ईस्वी से माना, ये खास करके ध्यान में रखना है। और इसके अलावा पहला नामकरण है वो आपको याद रखना, आरंभिक काल नाम उन्होंने दिया था। इसके 2 भाग किए, पूर्व आरंभिक काल और उत्तरा आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल है वो 700 से 1300 विक्रम संवत है और ये 1344 से 1444 तक है। लेकिन इनको सन को चाहे याद ना रखो तो भी कोई विशेष बात नहीं है। दूसरा है माध्यमिक काल, और माध्यमिक काल का जो समय था 1445 विक्रम से 1680 विक्रम तक इनका माध्यमिक काल का समय काल था। इसको भी 2 भागों में उन्होंने बांटा। एक है पूर्व माध्यमिक काल है 1445 से 1560 विक्रम, और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल है, ये 1561 से लेकर 1680 तक था। उसके बाद में अलंकृत काल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है इनका। एक तो शुरू का जो है आरंभिक काल है वो खूब पूछा जाता है, दूसरा है अलंकृत काल। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था, ये तो प्रश्न बहुत ही बार आता है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था, मिस्र बंधुओं ने कहा था। 1681 से 1889 विक्रम संवत तक ये इनका समय था। इसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। एक था इनका पूर्व अलंकृत काल 1681 से लेकर 1790 विक्रम संवत तक, और दूसरा है उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम तक है। ये कोई विशेष याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद करना है कि अलंकृत काल है उन्होंने रीतिकाल का नामकरण किया था। ये खास करके हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में है परिवर्तन काल और वर्तमान काल, ये नाम भी हमें याद रखने हैं। परिवर्तन काल और वर्तमान काल 1890 से 1925, और अंतिम समय है उसको वर्तमान काल नाम उन्होंने दिया था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, वर्तमान काल जो है आधुनिक काल का नामकरण है वो किसने किया था, तो वर्तमान काल नामकरण है वो मिस्र बंधुओं ने किया था। अच्छा इतिहास ग्रंथ लिखा उन्होंने। शुरू में काल विभाजन है वो थोड़ा सिस्टेमेटिक ढंग से करने की, ग्रेजुएशन के बाद में थोड़ा ढंग से काल विभाजन इन्होंने किया, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी कमियां थी। काल विभाजन का सुस्पष्ट आधार नहीं है। सुस्पष्ट आधार इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए कहीं पर उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि देखिए आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल ये प्रवृत्ति के आधार पर कर दिया उन्होंने। और इसके अलावा अंतिम ये जो इनका भाग था परिवर्तन काल और वर्तमान काल, तो परिवर्तन काल ये कोई महत्व ही नहीं रखता कि परिवर्तन से कोई तात्पर्य वो स्पष्ट नहीं कर पाए। तो कहने का तात्पर्य कि कोई सिस्टम उसके अंदर नहीं था, सुस्पष्ट आधार काल विभाजन का नहीं था। इसके अलावा और क्या इसके अंदर
कमियां और क्या थी, काल खंडों का नामकरण में एक जैसी पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे आरंभिक, माध्यमिक और वर्तमान काल का नामकरण विकासवादिता या ऐतिहासिक आधार पर कर दिया उन्होंने, जबकि अलंकृत काल प्रवृत्ति के आधार पर। तो यानी कि कोई कॉम्बिनेशन उनका नहीं था। काल विभाजन अगर उनको करना है तो या तो सभी प्रवृत्ति के आधार पर करते या फिर ऐतिहासिकता या विकासवादिता के आधार पर करते। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कहीं न कहीं ग्रियर्सन के काल विभाजन के अंदर कुछ कमियां थी, वो कमियां यहाँ पर भी हैं, वो देखने के लिए मिली, लेकिन कुछ थोड़ा ढंग से है वो काल विभाजन यहाँ पर उनके द्वारा किया गया था। तीसरी कमी क्या था, पद्धति की दृष्टि से भी एक रूपता का निर्वाह नहीं किया गया। प्रथम 3 खंडों को 2-2 भागों के अंदर, शुरू के 3 खंड थे उनको 2-2 भाग के अंदर विभाजित कर दिया गया, जबकि बाद के 2 खंडों को उन्होंने किया ही नहीं। तो ये भी वो एक कमी है इनकी रही। परिवर्तन काल है वो असंगत है, उसका कोई विशेष महत्व ही नहीं है, वो स्पष्ट ही नहीं कर पाए कि परिवर्तन काल इस काल को नाम क्यों दिया, तो ये भी असंगत है। कालों की संख्या अधिक है, उपभाग भी अनावश्यक है। अपभ्रंश की रचनाओं को शामिल किया, इन्होंने भी अपभ्रंश की रचनाओं को शामिल किया, और उन्होंने अपने जो हैं ग्रियर्सन ने भी अपभ्रंश की रचनाओं को इसके अंदर है वो शामिल है वो कर लिया था। इसके बाद में है नोट, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा थोड़ा क्या है, प्रौढ़ है, विकसित है और वैज्ञानिक भी है। अब आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, जो हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर सर्वमान्य है और सबसे विश्वसनीय काल विभाजन है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का द्वारा ही किया गया। विधेयवादी पद्धति में उन्होंने नामकरण जो किए थे, जो प्रवृत्तियों के आधार पर है वो नामकरण जो उन्होंने किया था, इसी को सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है वो माना जाता है। और इन्होंने काल विभाजन किया था, उसके 4 भागों में उन्होंने किया। आदिकाल या वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल उसको रीतिकाल कहा, और आधुनिक काल है उसको गद्य काल का दोहरा नामकरण है उन्होंने किया था। और दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति है वो यहीं से हमें स्पष्ट तौर से दिखाई देती है। 1050 विक्रम से 1375 विक्रम संवत तक। अब 1050 विक्रम है, इसको खास करके ध्यान में हमें क्या रखना है, इसका ईस्वी सन हमें हमेशा ध्यान में रखना है 993 ईस्वी से, क्योंकि ज़्यादातर है वो पेपर सेटर है वो ईस्वी सन के रूप में ही इसको पूछता है। फिर उसके बाद में पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम, इनकी तो सन भी ये जो है वो भी याद रखनी है हमें, कब से कब तक था, क्योंकि ये बहुत बार है वो एग्जाम्स के अंदर इसका मिलान करना भी दिया जाता है। तो 1050 से 1375, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। लेकिन ये विक्रम और सीसीयू वाला खास ध्यान रखना है, 1700 से 1900, और आधुनिक काल या जिसको गद्य काल उन्होंने नाम दिया था 1900 से 1984। बाद में 1900 से 1984 इसको भी 3 भागों में उन्होंने बांट दिया था, वो बाद में हम आधुनिक काल के अंदर पढ़ेंगे, तब इसका और विस्तृत विवेचन है वो वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इनका तो पूरा का पूरा काल विभाजन है वो अच्छी तरीके से हमें याद है, वो करना ही है। इन्होंने काल विभाजन किया, उसमें भी कुछ कमियां थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की पहले तो हम विशेषताएं देखते हैं। काल व प्रवृत्तियों के आधार पर दोहरा नामकरण है करने की प्रवृत्ति इन्होंने डाली। पहली बार कालगत आधार के साथ साथ प्रवृत्तिगत वर्णन भी उन्होंने किया। कालगत आधार तो लिया ही लिया उन्होंने, जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, आदिकाल है, मध्यकाल है, ये तो उन्होंने लिया ही लिया, यानी कि ऐतिहासिकता या विकासवादिता के आधार पर, साथ ही प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे वीरगाथा काल नाम उन्होंने दिया, तो ये भी उन्होंने किया। सरलीकरण, मिश्र बंधुओं के 8 भेदों की संख्या 4 कर दी, यानी कि उन्होंने 8 भाग के भेद उपभेद करके 8 खंड कर दिए थे, उसको उन्होंने 4 में ही समेट दिया। तो ये भी एक इनकी उपलब्धि है, सरलीकरण किया। अपभ्रंश साहित्य को शामिल नहीं करना, बाकी पीछे के दोनों विद्वानों ने अपभ्रंश साहित्य को शामिल किया। आगे रामकुमार वर्मा को पढ़ेंगे तो उन्होंने भी अपभ्रंश साहित्य को शामिल किया, लेकिन इन्होंने अपभ्रंश साहित्य को इसमें शामिल है वो नहीं किया। और इससे संबंधित एक कथन है वो भी पूछा जाता है, जो मैंने पीछे के जो हमारे पूर्व एग्जाम के जो प्रश्न है उसके अंदर दिया था, और वो एग्जाम के अंदर आया हुआ था, और उसको मैंने विशेष तौर से आपको बताया था कि ये जो कोटेशन है, ये जो कथन है वो आपको अच्छी तरीके से याद है, वो रखना है। इसके बाद में है कमियां इनकी कुछ रही। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना है वो सबसे ज़्यादा है असंगत रहा, सबसे ज़्यादा विवादित था हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर। इनके द्वारा काल विभाजन किया गया, उसमें वीरगाथा नाम देना सबसे ज़्यादा असंगत है वो रहा। वीरगाथा सर्वाधिक विवादास्पद रहा। इनके काल विभाजन के अंदर सबसे ज़्यादा विवादास्पद तो कौन सा रहा, वीरगाथा काल नाम उन्होंने दिया था वो रहा।
और उसके बाद में विवादास्पद कौन सा था, रीतिकाल का नामकरण उन्होंने किया था, वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद था। इस काल की अधिकांश सामग्री, कौन से काल की, आदिकाल की, इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन, अप्रमाणिक, अनुपलब्ध व परवर्तीकालीन यानी कि बाद की हैं। और इससे संबंधित कई आपने देखा होगा कि बीसलदेव रासो आदि को उन्होंने बाद की रचना है वो भी माना कई विद्वानों ने। तो आधारहीन था यानी कि वीरगाथा के आधार पर ही उन्होंने जो प्रवृत्ति के आधार पर पूरा नामकरण कर दिया, तो ये भी एक आधारहीन था क्योंकि उसमें श्रृंगार की रचनाएं भी थी, प्रमाणिक भी नहीं। ये तो खुद ने भी माना है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो आदि के बारे में माना है कि ये सबसे बड़ी इसकी यही कमी है कि ये जाली ग्रंथ है, अनुपलब्ध है। बहुत सारा साहित्य जैसे इसका हमीरासो है सारंगधर का, वो अनुपलब्ध है। कीर्तिलता की कीर्ति पताकाएं उनकी भी कुछ प्रतियां ही मिली हैं, तो ये अनुपलब्धि भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका नामकरण है उन ग्रंथों के आधार पर कर दिया, तो ये इनकी कमियां हैं। किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण करना एकाकी एक पक्षीय दृष्टिकोण है, यानी एक प्रवृत्ति कौन सी, उन्होंने वीर रस के आधार पर ही इस काल का नामकरण है वीरगाथा काल कर दिया, क्योंकि आदिकाल के अंदर प्रवृत्तियां तो और भी थी, भक्ति भी थी, श्रृंगार का भी था, श्रृंगार का वर्णन भी साहित्य के अंदर किया था। तो भक्ति है, श्रृंगार है, सामंतवादी जो तत्व थे, धार्मिक प्रवृत्तियां भी थी, तो उससे संबंधित साहित्य भी लिखा गया था, लेकिन उनको उन्होंने अनदेखा कर दिया और मात्र किसका आधार बनाकर कर दिया, वीर रस को आधार बना के इस काल का नामकरण वीरगाथा काल नाम कर दिया। तो ये भी इसके अंदर एक कमी मानी जाती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गणपति चंद्र गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का, फिर नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा जो काल विभाजन किया गया था वो। तो ये सारे के सारे काल विभाजन है, ये हम बाद में पढ़ें। चलिए ये तो थोड़ा तो और करवा ही देते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, क्योंकि कल वाले वीडियो के अंदर फिर उसके बाद में हम उसके प्रारंभ को भी देखेंगे, तो ये थोड़ा आगे वाला और भी लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले मैं इसको करवा देता हूँ पूरा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन, इन्होंने संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत, ये फिर मैं बता रहा हूँ विक्रम संवत और ईस्वी सन में ध्यान रखना है, क्योंकि इनका ज़्यादातर जहाँ पर पूछा जाता है वो ईस्वी सन के अंदर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि पता है पेपर सेटर को कि वो 750 रट्टे लगा के उन्होंने याद कर रखे हैं, तो 750 की जगह है वो ईस्वी सन देता, और ईस्वी सन कितनी हो जाएंगी, 750 में से 57 निकालेंगे हम तो 693, और ये 693 भी कन्फ्यूजन करने वाला है, क्योंकि 993 से काल विभाजन के अंदर किसका समय किसने माना था, समय 993 ईस्वी से किसने माना था, वो माना था डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये भी यहाँ पर कन्फ्यूजन वो दिखाई देता है, इस कारण से पेपर सेटर बार बार इन्हीं सन को है वो ज़्यादा देता है। तो इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांट दिया था, लेकिन ये दोनों ही संधि चारण काल है, ये आदिकाल के ही नाम थे उनके, इसलिए सम्मिलित रूप से नाम है वो पेपर के अंदर एग्जाम्स के अंदर लिखा हुआ मिलता है। संधि चारण काल नामकरण किसके द्वारा किया गया था, यहाँ डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा नामकरण किस नाम से किया गया था, तो संधि चारण काल से। और विशेष तौर से हमें ये नाम है वो याद रखना, इसका शुरुआत है वो हमें याद है वो रखनी है, 1000 विक्रम संवत तक और 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। भक्ति काल है वो 1375 से 1700 विक्रम संवत, और रीति काल है वो 1700 से 1900 विक्रम संवत। अब हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से पूरा का पूरा है जो काल विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, वही सेम है यहाँ पर उन्होंने कर रखा है रामकुमार वर्मा ने भी। तो रीतिकाल और आधुनिक काल है वो 1900 से लेकर अब तक उन्होंने माना है। कमियां इनकी क्या रही वो हम देखते हैं। आधुनिक काल 1900 से अब तक कमियां हैं इनकी, अपभ्रंश की रचनाओं को सम्मिलित किया, क्योंकि उन्होंने 750 विक्रम संवत से माना, और 750 विक्रम संवत उस समय में अपभ्रंश की रचनाएं वो सारी की सारी उन्होंने यहाँ पर अपने साहित्य के अंदर उनको स्थान दे दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश जो साहित्य लिखा था उस अपभ्रंश साहित्य को पूर्व पीठिका के नाम से लिखा, पूर्व पीठिका के नाम से उन्होंने स्थान दिया, लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर उनको स्थान नहीं दिया। अपने ग्रंथ के अंदर तो कहीं न कहीं उसको स्थान दिया पूर्व पीठिका के नाम से, लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास में उसको स्थान है वो नहीं दिया था। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास में अपभ्रंश की रचनाओं को भी सम्मिलित कर लिया, क्योंकि इन्होंने समय ही 750 विक्रम से माना है। मौलिकता के स्थान पर अनुकरण की प्रवृत्ति, किसका अनुकरण किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चारण काल और वीरगाथा काल में कोई अंतर नहीं, यानी कि उसको चारण काल कह दो चाहे वीरगाथा काल कह दो, क्योंकि
चारण वीरगाथा काल का जो साहित्य लिखा गया, तो रासो साहित्य जो लिखा गया था वो चारणों के द्वारा ही लिखा गया था। तो इसको चारण काल कह दो, चाहे रासो साहित्य कह दो, चाहे वीरगाथा काल कह दो, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई अंतर विशेष नहीं है। इसके बाद में है शुक्ल जी ने नामकरण रचना के आधार पर किया, जबकि वर्मा जी ने रचनाकार के आधार पर, तो उससे भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। वीर गाथाओं के रचयिता चारण ही थे, इन्होंने वीर गाथाओं के आधार पर वीरगाथा काल नाम दे दिया। जैसे पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई का लिखा वो चारण थे। तो कहने का आशय है कि इससे भी कोई विशेष बात है वो फर्क नहीं पड़ा। एक तरफ उन्होंने रचनाकार के आधार पर मान लिया और दूसरे ने रचना के आधार पर मान लिया। तो कहीं न कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, उसी की कार्बन कॉपी रामकुमार वर्मा ने यहाँ पर प्रस्तुत की। तो ये हमारा एक भाग हो गया इसका। और कल हम इसे जो हमारे हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण वाला जो पार्ट है, नामकरण और काल विभाजन ये हम कल कर लेंगे। और किसने कब से है हिंदी साहित्य इतिहास का आरंभ माना था, ये भी हम पूरा कर लेंगे। और मैं कोशिश करूंगा हिंदी के प्रथम कवि किसने किसको माना था वो भाग भी हम पूरा करेंगे, क्योंकि अमूमन प्रश्न है वो यहीं से पूछे जाते हैं। हिंदी का प्रथम कवि है, या हिंदी साहित्य इतिहास का आरंभ है, या हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण है। ये 3 टॉपिक जो हम लिस्ट बना के इसको पढ़ेंगे, और उसमें से प्रश्न है वो कई बार तो तीनों में से एक प्रश्न है वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। नामकरण, काल विभाजन या हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत, प्रथम कवि किसने माना था, आदिकाल के विभिन्न नाम हैं वो हम देखेंगे कल। भक्ति काल के, रीति काल के किसने कौन से नाम दिए थे, और उनमें से आते कौन से। नाम तो देने को बहुत सारे नाम दिए, लेकिन उनमें से ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन से वो हम पढ़ेंगे। और ये वीडियो डालने का मूल रूप से यही उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, कम से कम पढ़ना पड़े, और आपको ये पता रहे कि कौन सा प्रश्न है वो कहाँ से किस टॉपिक से आ रहा है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा है वो समझ सकें। इसके लिए मैंने ये चैनल है वो शुरू किया है। जो भी मेरे पास में जो साहित्य से संबंधित, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित या हिंदी से संबंधित जो भी मैटर है वो सारा का सारा मैं आपको उपलब्ध है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर करवाने की कोशिश है वो करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी है वो बाद में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।